Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love and with Vangshan. डार्क सीक्रेट ऑफ प्रिंस का थर्ड एपिसोड लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। जो भी जैसा भी लगता है कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स ही मेरी उम्मीद और हौसले को बढ़ाते हैं ताकि मैं डेली अपडेट कर सकूँ, क्योंकि इस चैनल पे मेरा डेली अपडेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज बिना देरी के हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग करेंगे। शुरुआत होती है विंग के बेहोश हो जाने से। विंग के बेहोश होते ही सब लोगों में जैसे हड़कंप मच गया था, क्योंकि पहली बार उनके यहाँ पे कोई बेहोश हुआ है। इससे पहले ऐसी कंडीशन नहीं हुई थी, क्योंकि सब लोग इतने बुरे बुरे हालातों से उठकर आए हुए होते हैं, तो इतनी गर्मी का असर उन पर नहीं होता है, क्योंकि इससे बुरी हालातों में वो ज़िंदा रहकर आए हुए होते हैं। पर विंग की हालत ऐसी नहीं थी। विंग ने जो 2 दिन जंगल में बिताए थे, उसके बाद तो उसकी हालत और ख़राब हो चुकी थी, और उसे यहाँ पर सुबह का नाश्ता और बार बार कुछ ना कुछ ठूसने को नहीं मिल रहा था। उसे टाइम टू टाइम खाना मिल रहा था और काफ़ी सारा काम करवाया जा रहा था, जिसकी वजह से ना उसकी हालत और ज़्यादा डाउन चली गई थी। और अभी इतना लंबा सफ़र उन्होंने पैदल चलते हुए किया है। ये सफ़र वैसे ज़्यादा लंबा होता तो नहीं विंग के लिए, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि विंग तो पालके में बैठते हुए जाया करता था इसलिए। लेकिन जब वो खुद पैदल चलकर देख रहा था तो उसे समझ आ रहा था कि पैदल चलना इतनी धूप में कितना कितना भयानक हो सकता है, कितना दर्दनाक होता है, कितना ज़्यादा पेन होता है ऐसे चलने में। उसे महसूस हो रहा था। विंग बेहोश हो चुका था। सब लोग वहाँ उतर चुके थे और सचिन वांगजी दोनों भी वहाँ से उतर चुके थे। तो दोनों विंग को देखते हैं जो बेहोश वहीं पड़ा हुआ था। मोशन न्यू जो वहाँ आता है और कहता है, इससे क्या हुआ? ये तो बेहोश हो गया। मुझे लगता है ये नाटक कर रहा है। ऐ विंग, ऐ ऐ विंग को वो लात मार के उठाता है, पर विंग तो हिलता ही नहीं है। तैन वांग जी विंग के करीब आकर कहता है, मोशन न्यू, ऐसा करना बंद करो, वो सच में बेहोश हो चुका है। गा हेल्प करो, थोड़ी सी इसकी मदद करते हैं। वो लोग कुछ और अल्फाज से बोलते हैं और विंग को उठाकर सीधे उन लोगों के घर पे लेके जाते हैं। घर में जो सर्वेंट्स क्वार्टर है, वहाँ पे एक अच्छा वाला जो कमरा था, वहाँ पे विंग को लिटा करके वांग जी वैद्य को बुलाता है। वैद्य आकर उसे चेक करके बताता है, इसे कुछ नहीं हुआ है, बस कमज़ोरी है। बस हैरानी की बात यह है कि इसकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ऐसी है कि कोई ज़्यादा भारी काम ये कर नहीं सकता। अगर करेगा तो बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाएगा। मतलब ये हेल्दी तो है, पर उस तरीके से हेल्दी नहीं है कि भारी भारी काम कर सके। छोटे मोटे काम आप इससे करा सकते हैं। वांग जी तो हैरान था, इतना हट्टा खट्टा हल्फा इतना सा काम नहीं कर पाया, बस धूप में इतना सा चलने की वजह से वो बेहोश हो गया। बड़ा कमज़ोर इंसान है, इसका मतलब ये तो और ज़्यादा बुरी से बुरी कंडीशन में रहा होगा। वांग जी तो यही सोच रहा था, बाकी लोग भी यही सोच रहे थे। वो लोग इसके अलावा और क्या सोच ही सकते थे क्या कि उनके सामने लेटा हुआ ये इंसान उनके पूरे किंगडम का एक लौता, मतलब उसकी जो मेन राजकुमार है उनमें गिनती किया जाने वाला राजकुमार है। ये कोई सोच ही नहीं सकता था, ये तो इमेजिनेशन से भी ऊपर था। वहाँ से बाकी लोग तो चले गए थे, वहाँ था तो बस वांग जी। वांग जी ने भी इनके सर पे हाथ रखा तो पता चला कि उसके बदन कितने बुरे तरीके से तप रहा है। कोई भी मालिक अपने सर्वेंट का इस तरीके से ख्याल नहीं रखता जिस तरीके से वांग जी ने रखा उस दिन, क्योंकि इतने बुरे तरीके से उसके यहाँ पे कोई बीमार हुआ ही नहीं। उसके परिवार में भी कोई इतने बुरे तरीके से बीमार नहीं हुआ था जितना विंग हुआ था। 5 दिन विंग नींद में था। नींद में ही वांग जी ने विंग को खिलाया पिलाया और उसकी देखभाल की। उसके कपड़े बदलने का काम बाकी अल्फाओं ने मिलकर किया, बाकी काम तो वांग जी ने खुद से किया था। इसलिए पूरे विलेज में अफवाहें उड़ने लगी थी, वो ये कि उनका जो सेकंड मास्टर है वो अपने सर्वेंट्स के साथ में गलत कर रहा है, उसके साथ में रह रहा है। और हाँ, लान वांग जितना अच्छा है ना, उसके अकॉर्डिंग जो उसका सर्वेंट है वो वर्दी नहीं है वांग जी के। मतलब वांग जी के बारे में तो अच्छी बातें थी, बात तो हो रही थी विभूषण के बारे में कि वो सर्वेंट अभी अभी आया है और उसने अभी से अपने मालिक को सिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, उस पर दौड़े डाल रहा है, उसको परेशान कर रहा है, और बहुत कुछ विंग के बारे में बातें हो रही थी जो कि वांग जी को पसंद नहीं आ रही थी। वो इसलिए क्योंकि जब वांग जी किसी इंसान को अपने घर लेकर आता है तो वो उसे अपने परिवार का एक हिस्सा मान लिया करता है, और जब परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ गलत कहा जाता है तो हमें बुरा लगता है। वांग जी को भी वैसा ही लग रहा था और इसलिए वो ज़्यादा केयर कर रहा था विंग की। मोशन न्यू वहीं पीछे खड़ा होकर कहता है, लेंसहैन तुम जाओ ना, मैं कर दूंगा, अब
तुमने पूरे 5 दिन से ठीक से ना तो आराम किया है ना ठीक से खाया है। तुम जाके थोड़ा आराम कर लो, मैं इस विभूषण को देख लूँगा। पर वांग जी कहता है नहीं, मैं हूँ यहाँ, और वैसे भी तुम्हें लगता है इस इंसान को इस हालत में छोड़कर जा करके मुझे नींद भी आएगी। मोशन्यू कहता है फ़र्क क्या पड़ता है, वैसे भी हम सब तो सर्वेंट ही है ना। वांग जी पीछे मुड़कर देखता है घूर कर मोशन्यू को। मोशन्यू कहता है अब मेरा वो मतलब नहीं था। वांग जी कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा है, हमारे यहाँ ना तो कोई सर्वेंट है और ना ही कोई मालिक है, हम लोग एक परिवार की तरह हैं। तुम लोग यहाँ अपना काम कर रहे हो बस, जैसे हम लोग अपने हिसाब से अपना काम करते हैं वैसे। तुम जाओ यहाँ से। मोशन्यू कहता है पर मैंने कहा ना जाओ। मोशन्यू को वहाँ से भगाने के बाद वो अकेला बैठा हुआ था। कुछ टाइम तक मोशन्यू दरवाजे पर खड़ा होकर निगरानी देता रहा। वो वांग जी को इस विभूषण के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाह रहा था। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था कि उसे विभूषण पसंद नहीं था। शुरुआत में ऐसा नहीं था, पर शुरुआत के बाद जब से ये बातें उड़ना चालू हुई है कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है और विभूषण ने वांग जी को सेड्यूस किया हुआ है, ये सुनकर ही ना उसे बुरा लग रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे पता है उसे ये फील नहीं करना चाहिए, पर उसे खुद भी नहीं पता है कब, कैसे और कहाँ उसे लान वांग जी से प्यार हो गया था, और वो उसे मालिक की तरह कम और अपने लवर की तरह ज़्यादा देखता था, और इसलिए वो हद से ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट करता था। लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ में रहते हुए वो उससे अच्छे से बात भी किया करता था, करीब आने की कोशिश करता था, पर बाउंड्रीज़ में रहते हुए वो कभी भी वांग जी के साथ एक रिश्ते में बंधने की बारे में सोचा भी नहीं था उसने, क्योंकि जितना वांग जी ने उस इंसान के लिए किया है ना, उसके लिए वो भी बहुत ज़्यादा था इसलिए। पर वो सोच रहा था कि वांग जी को बहुत अच्छा कोई इंसान मिलना चाहिए। उसके हिसाब से तो कोई बड़ा मुखिया या कोई स्कॉलर का बेटा या फिर कोई स्कॉलर, वही उससे शादी करने के लायक है। ये भिखारियाँ, हाँ वो वांग जी के लायक नहीं है। और विंग भी तो उसी की तरह इंसान है ना, और विंग तो उससे भी ज़्यादा कमज़ोर है, वो तो फिर भी अच्छा है। पर वो फिर भी खुद को वांग जी के साथ कंसिडर करने के बारे में नहीं सोच रहा था। वो सोच नहीं रहा था कि वो वांग जी से प्यार करेगा, शादी करेगा। हम सीधे वांग जी को देखते हैं जो अभी विंग की केयर कर रहा था। वांग जी के मन में कोई भी गलत ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं था, बस वो केयर कर रहा था एक अपनेपन के साथ में, काइंड हार्ट के साथ में। विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखों के सामने पहले अंधेरा था और फिर एकदम तेज़ रोशनी। वो उस रोशनी में अपनी आंखों को थोड़ा एडजस्ट करते हुए अपनी आंखों को खोलता है और वो अपने सामने एक प्यारे से चेहरे को देखता है, जिस चेहरे को देखते ही विंग का दिल अचानक से पता नहीं क्यों पर खिल उठा था। उसे अच्छा लगा। महल में वो जब बीमार होता था उसके लिए वैद्य बुलाया जाता था, सर्वेंट्स उसका ख्याल रखते थे, पर जिस तरीके से वांग जी उसे देख रहा है, उसके हाथों को वो वेट टॉवल से साफ़ कर रहा है, वो सब देखकर विंग को अच्छा लग रहा था। एक अलग ही अपनेपन का एहसास हो रहा था विंग को वांग जी को देखते हुए। जब वांग जी देखता है कि विंग जाग गया है तो वो तुरंत वहाँ से उठता है, बाहर आवाज़ लगाता है मोशन्यू। मोशन्यू तुरंत अंदर आता है, तो कहता है हाँ वैद्य को बुलाओ, विंग जाग गया है। मोशन्यू तुरंत भाग कर जाता है कि चलो ये आफत की पुड़िया जागी तो सही। अब उसके वांग जी को, उसके नहीं पर वांग जी को विभूषण की केयर नहीं करनी पड़ेगी। अब वो फ्री हो जाएगा इस चीज़ से। इसी बात को सोच कर ना वो बहुत खुश था। अब हम देखते हैं सीधे वैद्य के आने का बाद सीन, जहाँ पर वैद्य विंग को चेक करके बताता है कि अब वो ठीक है, बस थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ी देर अगर ऐसे ही रेस्ट करेगा ना थोड़े और दिन तो बहुत ज़्यादा पहले जैसा हो जाएगा। विंग अपना सर हाँ में हिलाता है। वैद्य के जाने के बाद वांग जी वहीं बैठ गया था और वो घूर कर विंग को देख रहा था। विंग कहता है क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे, मेरा मतलब आप, नहीं कोई नहीं, तुम मुझे तुम ही कहो, ठीक लगता है वो, आप तो मुझे ठीक नहीं लगता। वैसे तुम ये बताओ मुझे, तुम इतनी आसानी से बेहोश हो कैसे गए? और जहाँ तक मुझे लगता है तुम तो इतने हट्टे कट्टे हो, तुम्हें तो बेहोश नहीं होना चाहिए था। बताओ इतने कमज़ोर क्यों हो तुम? दिखते तो अच्छे हो। विंग थोड़ा सा शर्मा कर कहता है वो शायद मैंने कभी धूप में इतना चला नहीं इसलिए ना। वांग जी हैरान होकर कहता है क्या, तुम धूप में इतना नहीं चले? मतलब तुम तो, तुम्हारे पास तो कोई घर नहीं है ना, तो तुम ऐसे कैसे हो सकता है कि धूप में ना चले हो? विंग तुरंत अपने आप को करेक्ट करके कहता है वो मैं बहुत टाइम से धूप में नहीं चला, जंगल में था ना, और उससे पहले मैं सड़कों पे रहता था,
तो इधर उधर कोनों में दुख जाया करता था, छिप जाया करता था। मुझे धूप नहीं पसंद इसलिए। वांग जी कहता है, तुम क्या पागल हो फिर? अगर तुम्हें धूप नहीं पसंद है, अगर तुम्हें धूप से परेशानी होती है, तुम उसे सह नहीं पाते, तुम बोल सकते थे ना, हम तुम्हें अपने साथ अपनी पालकी में बिठा लेते। विंग कहता है, मैं कैसे बोल सकता था, तुम तो मालिक हो और मैं तो सर्वेंट हूँ ना। वांग जी कहता है, अरे यार, मैं ये सब बता बता के परेशान हो चुका हूँ। तुम लोग अपने आप को सर्वेंट मत माना करो, तुम हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो, समझ आया? क्या हो तुम? विंग कहता है, फैमिली का एक हिस्सा? विंग को अच्छा लगता है फैमिली, परिवार। क्या सच में उसका कोई परिवार है? लगा तो नहीं था आज तक, महसूस भी कभी नहीं हुआ। पहली बार उसे अपनेपन का एहसास हो रहा था, पर यह एहसास बहुत मीठा है और अच्छा है। उस अफेक्शन के साथ में वो वांग जी को देख रहा था, जिस अफेक्शन को वांग जी ने तो महसूस नहीं किया, पर मो शेन्यू ने महसूस किया, क्योंकि वो उसी अफेक्शन के साथ में वांग जी को देखा करता है। तो कोई और अल्फा उसी अफेक्शन के साथ अगर वांग जी को देखेगा तो उसे पता चल जाएगा ना। वो देख पा रहा था कि इस सामने वाले शख्स को भी वांग जी से प्यार हो गया होगा। वो गारंटी देकर कह सकता है, हो भी क्यों ना, वांग जी है ही इतना अच्छा। मो शेन्यू अपने मन में ही खुश हो रहा था, ये जानकर कि इस इंसान को भी वांग जी से प्यार हो ही गया, क्योंकि वांग जी है ही इतना अच्छा। और दूसरी तरफ उसे जलन भी हो रही थी कि इसे क्यों हुआ वांग जी से प्यार, क्योंकि वांग जी इसका ख्याल रख रहा है इसलिए। ये तो बहुत सेल्फिश इंसान है। पर जो भी था, इसके बाद हम देखते हैं मो शेन्यू का सीन, जिसे वांग जी बाहर भगा देता है, ये बोल कर कि जाकर इसके लिए खाना लेकर आओ, ये बहुत कमज़ोर है। मो शेन्यू के जाने के बाद में विंग तुरंत कहता है, वैसे तुम क्या सबसे ऐसी बात करते हो, सारे लोगों से जिनको तुम लेकर आते हो? वांग जी कहता है, क्यों नहीं करना चाहिए क्या? वैसे भी सब लोग इंसान ही तो है, कोई बड़ा या छोटा तो तब होता है ना जब वो किस परिवार में पैदा हो रहा है, इस बात का सबूत, या फिर वो कितनी मेहनत करता है। जो मेहनत से बनते हैं कुछ, मैं उनका सम्मान करता हूँ, पर जो बड़े परिवार में पैदा होने के बाद ड्रॉप झाड़ते हैं, मुझे वो लोग नहीं पसंद है। विंग कहता है, पर क्यों? विंग घबरा गया, क्योंकि वो तो खुद भी एक बहुत बड़े परिवार से ताल्लुकात रखता है। वो तो राजमहल से है और वो पैदा वहाँ हुआ है, इसमें उसकी गलती तो नहीं है ना। वांग जी कहता है, अरे क्यों ना हो, देखो ना, अभी वो बड़े परिवार में पैदा हो जाते हैं, फिर वो उनसे छोटे लोगों को कितने नीचे तरीके से देखते हैं। कभी भी किसी को सज़ा दे देना, कभी भी किसी से ढंग से बात नहीं करना, हुक्म चलाना, अपना काम खुद से नहीं करना। तभी तो जितने बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनके पास उतनी बीमारियाँ बनी रहती हैं। तुम देखना, ऐसा होता ही है। विंग को ये चीज़ ना अपने दिल पर लगी थी, क्योंकि विंग की हालत भी कुछ इसी तरीके की है। विंग को एक अजीब सी बीमारी है, और वो अजीब सी बीमारी विंग किसी से कह नहीं पाता है, किसी को बता नहीं पाता है, किसी को जता भी नहीं पाता है। और शायद ये बीमारी इसलिए है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ऊंचे परिवार से ताल्लुकात रखता है। वांग जी ने सही कहा है, जितने ऊंचे परिवार में रहोगे उतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जितने नीचे स्तर पर रहते हैं उतना ही आराम से जी सकते हैं। वांग जी की बातें विंग को अपने दिल पर एकदम वार करते हुए महसूस हो रही थी। इसके बाद हम सीन देखते हैं सीधे उन लोगों की बैठक का, जहाँ पर मुखिया जो वांग जी और सचिन के फादर हैं वो लोग बैठे हुए थे, और उसके साथ उसका भाई भी बैठा हुआ था। साथ में वांग जी की मदर वो भी वहाँ पर थी, वांग जी सचिन भी वहाँ पर थे, और काफ़ी सारे गांव वाले। इसके साथ में विभूषण वहाँ पर हाथ बांध के खड़ा हुआ था, क्योंकि मुद्दा विभूषण के बारे में है। सब लोग विभूषण पर एलिगेशंस लगा रहे थे कि वो उनके यहाँ के जो मुखिया का दूसरा बेटा है उसे अपने जाल में फंसा रहा है, और वो उसके लिए बिल्कुल वर्दी नहीं है, उसके लायक है क्या? ये एक सर्वेंट है जो वांग जी कहीं से उठा कर ले आया है। इसकी औकात ही क्या है वांग जी के करीब बैठकर कुछ भी बोलने की, उससे बातें करने की, या उससे अपनी सेवा कराने की। वो विंग को बहुत ज़्यादा बुरा भला बोल रहे थे, जिसकी वजह से ना विंग को बुरा लग रहा था, क्योंकि उससे इतना बुरा भला किसी ने कभी नहीं कहा। भले वो कितनी ही बुरी कंडीशन में रहा हो, उसे लगता था कि महल की ज़िंदगी बहुत घटिया है, पर महल से बाहर की ज़िंदगी भी कोई अच्छी नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, जैसे कि वांग जी। विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, पहली बार आंसू आए उसकी आंखों में। उसकी आंखों में आंसू ऐसे ही नहीं आया करते थे, और वो खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा समझा करता था, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू ही नहीं आते थे। लेकिन अभी तो आ गए थे, क्योंकि उसने कभी इतने हार्श शब्द सुने नहीं थे। ये लोग उसके बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे। वांग जी जब ये देखता है तो उससे बस सहा नहीं जाता, तो वो आगे आकर कहता है, आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप लोगों को क्या पता नहीं है मेरे बारे में? मैं किस तरीके का इंसान हूँ? मैं किसी को छोटा बड़ा कुछ नहीं समझता, मैं बराबर मानता हूँ
तभी उनमें से एक जो बुज़ुर्ग था वो आकर कहता है, वांग जी बेटा, हम समझते हैं तुम किस तरीके के इंसान हो, पर तुम हर किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या पता सामने वाले की नज़र तुम पर किस तरीके की हो, वो तुम्हारे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा हो। अब हमें क्या पता कि ये सच में बीमार था या फिर ये नाटक कर रहा था। वांग जी कहता है, मैंने वैद्य को बुलाकर अच्छे से जांच करवाई है और उसने ही इसका इलाज किया है, और चिकित्सा के दौरान कोई भी ऐसी बात निकल कर नहीं आई, और सबसे बड़ी बात, वो सच में कमज़ोर है, बस दिखता हट्टा कट्टा है। तो वो बुज़ुर्ग कहता है, तभी तो हम कह रहे हैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए। तुम्हारे लिए तो अगर पूरे पूरे राज्य का जो सबसे बड़ा राजकुमार है ना, वो भी उठकर आ जाए तो कम पड़ेगा। अगर वो आता तो मैं मान भी लेता कि चलो ठीक है, तुम जा सकते हो, पर तुम इस इंसान के साथ जो तुम्हारा सर्वेंट है उसके साथ तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं होगा। वांग जी सामने आकर कहता है, और आपके राज़ी होने ना होने से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वांग जी बहुत हार्श शब्दों का प्रयोग करता है, क्योंकि जब उसके साथ कोई उल्टी आवाज़ में बात करता है तो वो उसे बहुत उल्टे तरीके से जवाब देता है। ये उसकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। वांग जी उस बुज़ुर्ग को काफ़ी कुछ सुनाता है। वो बुज़ुर्ग भी वांग जी को समझाने की पूरी कोशिश करता है। इतनी ज़्यादा बहसबाजी में वांग जी के मुंह से निकल जाता है, तो ठीक है, अब मैं आपको प्रूव करके रहूँगा कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ। आपको लगता है ना ये मेरे लिए वर्दी नहीं है। क्यों वर्दी नहीं है? क्योंकि ये इसके पास परिवार का कोई नाम नहीं है। अगर ये मुझसे शादी कर लेता है तो ये मेरे सरनेम को कैरी करेगा, और देन इसके पास अपना एक परिवार हो जाएगा। विंग तो बस भौचक्का होकर के वांग जी को देख रहा था। वो अल्फा होकर लाल वांग जी का सरनेम कैरी करेगा, और क्यों करेगा? वो वांग जी से शादी करना चाहता है, अच्छी बात है। विंग भी करने ही वाला था, उसको अपना कॉन्सर्ट बनाने वाला था, लेकिन अगर अभी करेगा तो विंग कुछ नहीं कर पाएगा। वांग जी उसका मेन वाइफ बनेगा ना अभी तो, और फिर क्या बाद में जब विंग अपने महल जाएगा तो अगर वो वांग जी को मेन वाइफ की पोजीशन से हटाएगा अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए, तब उसे बुरा नहीं लगेगा। विंग के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था। वो तो ये सब कुछ सोचता रह गया, और बड़े लोगों ने फैसला कर दिया ये वांग जी की ज़िद पर अड़कर कि वो लोग उन दोनों की शादी के लिए अभी नहीं मानेंगे, जब तक कि विंग अपने आप को प्रूफ नहीं कर देता है तब तक के लिए। और इसके लिए वो 1 महीने का टाइम देते हैं विंग को प्रूफ करने के लिए। विंग अगर किसी भी एक चीज़ में भी अच्छा हो जाता है, या तो वो खाना बनाने में अच्छा हो जाता है, पेंटिंग में अच्छा हो जाता है, या किसी भी चीज़ में, किसी एक कला में, कौशल में अच्छा हो जाता है, वो लोग मान जाएंगे। ये सब तय हो चुका था और विंग बस सुनता रह गया था। वांग जी भी इस चीज़ पर राज़ी हो गया था। उसने खुद ही विंग को पढ़ाने के बारे में तय किया था। विंग सोच रहा था कि ये मुझे पढ़ाएगा। इसे खुद भी पढ़ने का मतलब पता है। मुझे अच्छे बड़े बड़े जो टीचर्स थे अपने महल में, वो नहीं सिखा पाए कुछ, तो ये कौन सी खेत की मूली है, ये क्या सिखा पाएगा। विंग को विश्वास नहीं था वांग जी के ऊपर कि वांग जी उसे कोई भी अच्छी चीज़ सिखा पाएगा। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का जो एपिसोड? जो भी जैसा भी लगा है कमेंट्स करके बताना। एपिसोड छोटे आएंगे, पर कोशिश है रेगुलर आए। बाद में मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखना, बाय बाय।